ज़बां कट जाए गर लब से तुम्हारा कुछ गिला निकले। ज़बां कट जाए गर लब से तुम्हारा कुछ गिला निकले, मगर ये तो कहूँगा तुमको क्या समझा था, क्या निकले। चलिए मेरे भाई, एक लम्हे के लिए मैं निहायत ही तंग नजर मुसलमान बन भी जाता हूं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तजवीज मेरे गले नहीं उतरती। इसी घर में जला है चिराग आरज़ू बरसों, इसी घर में जला है चिराग आरज़ू बरसों। क्या मैं अपनी विरासत, अपनी मजहबी और तहजीबी असासा सब छोड़कर पाकिस्तान चले जाऊं? मस्जिदें गैर आबाद कर दूं, खानकाहें सूनी कर दूं, दरगाहों और मदरसों को चिमगादड़ों की अमाजगाह बना दूं, बुजुर्गों की कब्रों को दूसरे के रहमो करम पर छोड़कर पाकिस्तान की राह लूं? और मेरे भाई हुआ भी तो यही है। जरा मस्जिदों की हालत मुलाहिजा कीजिए। पंजाब में किसी एक मस्जिद में आपको भैंसें बंधी हुई मिलेंगी, या किसी एक मस्जिद में आपको एक हलवाई अपनी दुकान खोले बैठा मिलेगा। और ये भैंसों को बांधने वाली की या उस हलवाई की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिहाद किया। पाकिस्तान की इख्तिरा मेरी अक्ल से तो बालातर है। रसूल फरमा गए कि ये तमाम दुनिया मेरे लिए एक मस्जिद है, और आप हैं कि इस तमाम दुनिया को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किए दे रहे हैं, पाक और गैर पाक। आप में और यहूदियों में क्या फर्क है? यहूदी कहते हैं कि हम यहूदी हैं, हमारे लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। मैं उन शिकस्त खुर्दा मुसलमानों में से नहीं जो इस तमाम मुल्क पर जो मेरा हक है उससे मैं दस्तबरदार हो जाऊं और उसके बदले एक कोना हासिल कर बैठा रहा हूं। मैं तब भी कहता था और आज भी कहता हूं कि कोई अगर मुझे वाकई इस बात पर कायल कर दे कि पाकिस्तान में मुसलमानों का मफाद मुज़मिर है, तो मैं अभी इसी वक्त पाकिस्तान की राह लूं। क्या तावीलें थी भी हमारे मिस्टर जिन्हा की कि हिंदू और मुसलमान वो दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ रह ही नहीं सकती। मेरे भाई, अगर ये दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती तो हमारे हिंदुस्तान में पिछले 800 साल से ये दो कौमें एक साथ रहती कैसे चली आ रही हैं? क्या पिछले 800 साल से हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में ये दोनों कौमें एक दूसरे के 10 पगरेबान चलती आ रही हैं? क्या आपस में 800 साल से तलवारें खींची रही? हाँ, तलवारें तब जरूर खींच गई जब आपने ये फैसला सादिर करने की कोशिश की कि अब ये दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती। तलवारें तब जरूर खींची जब ये तय पा लिया गया कि अब मुसलमान पाकिस्तान में और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन ये सब रह नहीं दीजिए मेरे भाई। गया है सांप निकल, अब लकीर पीटा कर। आज हम तलखी को तलखी से मारेंगे। मिस्टर जिन्हा ने तो सिर्फ पाकिस्तान मांगा था। हमने, वो कौन सा शब्द है हिंदी का, हाँ, परोसा तो हमने। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक मुत्तहिद हिंदुस्तान की बात कही थी, और कैबिनेट मिशन प्लान को लीग ने भी अपनी मंजूरी दी थी और कांग्रेस ने भी। 1 जुलाई 1946 तक ये तय था कि जल्द ही दो नहीं एक मुल्क आजाद होगा। लेकिन फिर 10 जुलाई को जवाहरलाल का वो बहसियत कांग्रेस प्रेसिडेंट का बचकाना और अहमकाना बयान कि ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान की तमाम शराइत मानेगी, बलफ से दीगर ये जरूरी नहीं कि आज़ाद हिंदुस्तान के आइन में हर
मुसलमान अक्सरियत वाली रियासत को खुद मुख्तारी दी जाएगी। यही तशरीह की थी मिस्टर जिन्ना ने जवाहरलाल के बयान की, और गलत नहीं की। बहालत मजबूरी मिस्टर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी मंजूरी दी थी। वो अपने ही साथियों के ताने तिश्ने सह रहे थे कि मिस्टर जिन्ना, आपके इस कैबिनेट मिशन प्लान में दूर दूर तक भी पाकिस्तान को वजूद नजर नहीं आता। और जिन्ना साहब बस यही कहते फिरते थे कि पाकिस्तान के बहाने मैं मुसलमानों से, मैं माफ़ी चाहूँगा, पाकिस्तान के बहाने में मुसलमानों के लिए इससे अच्छा हासिल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के तई मिस्टर जिन्ना की इस गलती का कफारा जवाहरलाल ने अदा किया। कल मिस्टर जिन्ना ने इस प्लान को अपनी मंजूरी दी थी, और आज वो उसी प्लान को मुस्तरद किए जा रहे हैं ये कहकर कि अब कांग्रेस के ये रंग ढंग है। क्या भरोसा है कि आजादी के बाद मुसलमानों के तई उसका क्या रवैया होगा। हुमायूं, मैं अगर 7 साल तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, 26 अप्रैल 1946 तक रहा, तो क्यों ना 10 जुलाई 1946 तक रहा। सभी कहते थे, जवाहरलाल भी, कि मौलाना आप ही प्रेसिडेंट बने रहे। लेकिन नहीं साहब, मैं तो जैसे जिद पकड़ चुका था कि बहुत हो गया और नहीं। इसलिए 24 अप्रैल को मैंने प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए जवाहरलाल का नाम तजवीज़ कर दिया। वल्लभ भाई भी इस ओहदे के ख्वाह थे, लेकिन क्योंकि मैं यानी कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जवाहरलाल का नाम तजवीज़ कर चुका था, इसलिए रिवायत के मुताबिक जवाहरलाल प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। मेरी अक्ल, मेरी फहम, मेरी इदराक को क्या हो गया था। हुमायूं, 2 माह पहले जो मैंने जुमले लिखवाए थे, मैं वही दोहरा रहा हूं कि जवाहरलाल को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझसे बड़ी बड़ी लग़्ज़िशें सरज़द हुई हैं, लेकिन इन तमाम लग़्ज़िशों का हासिल मुस्बित रहा। लेकिन इस लग़्ज़िश का हासिल ला हासिल। मुझे अपनी ज़िंदगी के किसी भी फैसले पर इतना पछतावा नहीं जितना कि इस पर, कि ऐसे नाजुक मरहले पर मैंने क्यों प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ दिया, और अगर छोड़ना ही था तो मैंने वल्लभ भाई का नाम क्यों नहीं तजवीज़ किया। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझसे ये गलतियाँ सरजद ना हुई होती तो शायद पिछले 10 साल के हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। मैं चाहता हूँ कि ये जुमला आप जरूर लिख लें, ताकि मेरी इस किताब में इस बात का जिक्र रहे कि मिस्टर जिन्ना का कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्तरद करना तारीख हिंद में एक साना अजीम है, साना अजीम जिसकी अच्छी खासी जिम्मेदारी जिन्ना पर नहीं जवाहरलाल पर आयद होती है। और मुझे एतराफ़ है, आज 10 साल के बाद मुझे एतराफ़ है कि जिस बिना पर मिस्टर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्तरद किया था वो दुरुस्त थी। अब जरा सोचिए, मेरे ये जुमले जब जवाहरलाल की नजर से गुजरेंगे तो क्या कहेंगे वो? वो कहेंगे कि आप तो मुनाफिक मौलाना निकले, किताब मुझी को डेडिकेट किया और मेरे ही पराक्षें उड़ा डाले। नहीं साहब, वो कुछ ना कहेंगे, किसी से कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत, मेरा एहतराम, मैंने अपनी ये किताब अपने दोस्त और कॉमरेड जवाहरलाल नेहरू को जरूर डेडिकेट की, लेकिन वो जो अपने वालिद साहब की इज्जत करते हैं सो मेरी भी, क्योंकि मैं उनके वालिद साहब के दोस्तों में से था। लेकिन याद कीजिए,
जवाहरलाल और मेरी उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क है, लेकिन आज वो प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम और मैं महज मैं माफी चाहूंगा, मैं महज एजुकेशन मिनिस्टर। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। मैं महज एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन एक बात है मेरे भाई, मैं और जवाहर कहीं एक साथ बैठे हुए हों, वो बेशक एक पब्लिक फंक्शन ही क्यों ना हो, तो गौर कीजिए वो किस तरह मेरे सामने घुटने सिकोड़े, नजरें नीची किए बैठ जाते हैं, जिस तरह एक बेटा बाप की डांट टपट के बाद सहम कर बैठ जाता है। ऐसे मौकों पर जी में आता है कि ये मौलाना आजाद उस शख्स के सामने 2 जानू होकर बैठ जाए और शाइस्तगी और रवदारी का सबक याद करे। यूं ख्याल है कि इन जुमलों की इशाअत भी 30 साल के बाद की जाए। हमारे जवाहरलाल तो कुछ ना कहेंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, और मुझसे ज्यादा जवाहरलाल शर्मिंदा होंगे। सुकून से काम नहीं, मानदगी का नाम नहीं, और मेरे सफर में कहीं मंजिलो मुकाम नहीं। हुजूर में हाजिर हुआ। वालेकुम अस्सलाम। सफर तकान भरा सही, लेकिन खुशगवार रहा। मुझे खदशा था कि मिलते ही आप मुझसे ये सवाल पूछ बैठे, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं, सब खैरियत तो है? शुक्र है रब्बुल आलमीन का। हुमायूं, अगर हमारे कुछ साथी कहते हैं कि ये कौन सा वर्ड है अंग्रेजी का जो आजकल बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, हिपोक्रेसी, बहुत खूब, हिपोक्रेसी। अगर हमारे कुछ साथी कहते हैं कि ये हिपोक्रेसी है, तो कहने दीजिए, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के तय जो फर्ज है कि मरने वाले की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, मैंने बस वही फर्ज निभाया, और बहुत ही खामोशी के साथ। हुआ यूं कि हमारा जहाज कराची रुका, खासी देर के लिए रुका। मैंने वहां की हुकूमत से इजाजत ली, जिन्हा की कब्र पर फातिहा पढ़ा, वापस दिल्ली चला आया। बस मेरे भाई जो चला गया उससे माफी मांग लेनी चाहिए, और उससे माफ कर देना भी चाहिए। एक मजे की बात बताऊं, सुना है कि वहां के अखबार वालों ने अपनी हुकूमत को बड़ा सख्त सुस्त कहा मेरी आवभगत न करने पर, कि ये कौन सी बात हुई कि जब हिंदुस्तान से एक हिंदू मिनिस्टर आता है तो आप उसे सर आंखों पर बिठा देते हैं, जब एक मुसलमान मिनिस्टर आता है तो आप उससे पूछते भी नहीं, बस कायद के मज़ार पर फातिहा पढ़ने देते और फिर वापस दिल्ली भेज देते हैं। खैर वल्लाह अलहम। ये बताइए कि इन दिनों आपने किताब के साथ क्या क्या किया है? अच्छा, तो अब आपकी नज़र में ये किताब इशाअत के काबिल है। भाई मेरा ये ख्याल है कि और एक रिवीजन अगर होता तो अच्छा होता है, अच्छा होता। कांग्रेस सिनॉप्सिस वाले चैप्टर से मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ, और बाकी चैप्टरों में कहीं इजाफे की ज़रूरत है तो कहीं तरमीम की। कुछ वल्लभ भाई के बारे में लिखवाना था, कुछ डॉक्टर महमूद के मुतालिक, और कुछ मिस्टर मेनन की बाबत। तो चलिए डॉक्टर महमूद से शुरू करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहुत ही पेचीदा मामला है, और फिर एक डॉक्टर महमूद पे क्या मौकूफ। हमारे ऐसे कितने लीडरान थे कि जेल में बंद होते ही तरह तरह की सहूलतों की मांगे करते, कईयों ने सरकारी भत्ते तक की मांग की। एक ये फकीर है
जेल में बंद हुआ, पता चले कि जेल में सिगरेट पीने की इजाजत नहीं। सिगरेट का टीन जेलर साहब के हाथ में थमा दिया। जितने साल जेल में रहा तो सिगरेट को हाथ तक ना लगाया। रिहा हुआ, जेलर साहब ने सिगरेट पेश किया और सिगरेट शुरू। इससे कहते हैं मेरे भाई खुददारी और हिम्मत इरादी। लेकिन ये कुछ भी नहीं जो मैं अपनी तारीफ और तौसीफ में बका जा रहा हूं। जिक्र उस आदमी का करना चाहिए जो सूबा सरहद से पटना पैदल, जी हां पैदल चला आया किसी मजहबी मामले में मेरी राय जानने के लिए। शाम को मुझसे बात की और जल्दी सुबह निकल पड़ा, उससे पहले कि मैं उसे वापसी का किराया दूं। वाह! और एक मौलाना आजाद सुभानी जैसी शख्सियत, वाह साहब वाह। एक दिन वो गरीब खाने पर तशरीफ लाए। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या नौश फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी का भक्त हूं, अनाज से अनाज तक छोड़ रखे हैं, अगर कुछ खिलाना हो तो कबाब खिलवा दीजिए। शुरू में निहायत ही कट्टर गांधी जी के भक्त थे और बाद में उतने ही कट्टर लीगी बन गए। इतने कट्टर कि एक साल लीग ने उन्हें मेरे सामने ला खड़ा किया कि इस साल कलकत्ते में ईद की नमाज मौलाना आजाद नहीं, मौलाना आजाद सुभानी पढ़ाएंगे। जबकि पिछले 16 साल से मुसलसल ईदैन की नमाज मैं ही पढ़ाता चला आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे हिमायती बजिद के नहीं, हर साल की तरह ईद की नमाज आप ही पढ़ाएंगे। मैंने उनसे कहा कि शर्म करो, खुदा से डरो। उसके मामले में भी आप लीग और कांग्रेस का झगड़ा डालना चाहते हैं? क्या नमाजियों को भी लीगियों और कांग्रेसियों की सफों में बांटना चाहते हैं? नहीं साहब, कल ईद की नमाज मौलाना आजाद सुभानी ही पढ़ाएंगे और उनकी इमामत में नमाज मैं पढ़ूंगा। तब कहीं जाकर ये मामला टला। मायूं आज थकान कुछ ज्यादा ही है। आज कुछ यूं करते कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे। मंजूर? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मिस्टर मेनन के बारे में क्या ख्याल है आपका? और मुझे दोस्त हुमायूं से जवाब चाहिए, कॉमरेड हुमायूं से नहीं। न गुले नगमा हूं, न पर्दे साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। हुमायूं, मैं जो कह रहा हूं आप सुन ले और गौर से सुनिए। It would perhaps not be unfair to say that Sardar Vallabhbhai Patel was the founder of India's partition. लिख लिया आपने? बेहतर। मैं जानता हूं मेरे भाई, मैं जानता हूं कि आपकी नजर में उन्होंने हिंदुस्तान को यूनाइट किया तो किया, मेरी नजर में उन्होंने हिंदुस्तान को डिवाइड किया। वो सरेआम बस यही कहते फिरते थे कि बस मुझे मुस्लिम लीग से छुटकारा चाहिए, इसके आवाज हमारे इस मुल्क के दो टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। और तावीलें क्या देते थे? मुझसे कहा कि मौलाना, जब दो भाई एक साथ नहीं रह सकते तो बेहतर यही है कि उन्हें अपना अपना हक देकर अलग कर दिया जाए। उसके बाद आपस में झगड़े नहीं होते हैं बल्कि दोस्तों की तरह रहने लगते। वाह साहब वाह! लेकिन एक वल्लभ भाई पे क्यों मौकूफ? मैं अपने जवाहरलाल को देख रहा था कि वो दिन ब दिन बंटवारे के हामी होते जा रहे थे। एक दिन शाम को वो मेरे पास आए, एक लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली जिसका खुलासा कुछ यूं था कि मौलाना, अब एक मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब देखने से कुछ हासिल नहीं होगा।
आप भी हकीकत का सामना कीजिए, आप भी बंटवारे की हिमायत कर दीजिए। मेरे भी यही कयास था, लेकिन मेरे भाई दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन ये जहन बनाकर हिंदुस्तान आए थे कि बंटवारा होगा ही होगा। यहां आकर उन्हें पता चला कि इस मामले में वल्लभ भाई उनसे भी 2 कदम आगे रहे। मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू तो ये मौलाना टस से मस होने से रहे। बात कट रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि हुजूर ये महज बंटवारा नहीं है, ये हिंदू मुसलमान जंग का ऐलान है, दंगे फसाद हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, तो आपको मालूम है उन्होंने जवाब में क्या कहा कि मौलाना मैं एक फौजी आदमी हूं, बंटवारा होगा ही होगा और किसी के एक बाल भी बीगा नहीं होगा, और आप खून की नदियां बह जाने की बातें कर रहे हैं। अब आगे कुछ कहने की क्या जरूरत, तमाम दुनिया ने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। अच्छा हुआ। जवाहरलाल वाली बात, लेडी माउंटबेटन खूबसूरत थी, अपने शौहर की वफादार बीवी थी, जवाहरलाल की करीबी दोस्त थी। दिनों रात उन तीनों का और अक्सर उन दोनों का उठना बैठना रहता। अब कहने वाले कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि जवाहरलाल को बंटवारे पर राजी करने में उस चार्मिंग लेडी का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे भाई मैं कर ही क्या सकता था। मैंने उस दिन शाम को अपने जवाहरलाल से इतना जरूर कहा कि मेरे दोस्त मैं हाँ कैसे कर दूं, मैं जीते जी सांप नहीं निगल सकता। और मेरे भाई एक मेरी बात पर गौर कीजिए, एक मेरी बात पर गौर कीजिए। हालात कुछ इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि मालूम होता कि बंटवारे की मांग लीग नहीं कांग्रेस कर रही है, और अगर ऐसी नौबत पैदा हुई तो तारीख हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। तारीख का यही फैसला होगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा लीग ने नहीं कांग्रेस ने किया। लेकिन अफसोस यही है कि कहाँ सुनते हो। लेकिन मेरे भाई इन तमाम बातों के बावजूद मेरे अंदर हमेशा एक उम्मीद जगी रही कि तमाम दुनिया चाहे बंटवारे के हक में हो जाए, हमारे गांधी जी तो ना होंगे, अपने जीते जी तो ना होंगे। 31 मार्च को गांधी जी दिल्ली आए। मेरे भाई 31 मार्च 1947, मुझे पीर मंगल याद नहीं, 31 मार्च को गांधी जी आए। मैं दोपहर में उनसे मिलने गया। मैंने कहा महात्मा जी, जवाहरलाल और वल्लभ भाई तो हथियार डाल चुके हैं, आप ही एक उम्मीद की किरण नजर आते हैं, आपने भी अगर। तो वो बोले मौलाना क्या फजूल बातें करते हैं आप, बंटवारा अगर हुआ तो मेरी लाश पर होगा। और 2 अप्रैल को गांधी जी बंटवारे के हक में थे। उन 2 दिनों वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिले, वल्लभ भाई से मिले, जवाहरलाल से मिले, और बंटवारे के हक में वही सब कुछ कहने लगे जो वल्लभ भाई एक लंबे अरसे से कहते चले आ रहे थे। गांधी जी का बंटवारे के हक में हो जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था, बेगम की मौत भी नहीं। मैं जानता हूं कि आप यही कहेंगे कि गांधी जी ने बंटवारा कभी नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने यहां तक कोशिश की कि मिस्टर जिन्हा प्राइम मिनिस्टर बने ताकि बंटवारा ना हो।
दुरुस्त है, दुरुस्त है। लेकिन याद कीजिए, गांधी जी अपनी इस तजवीज पर ज्यादा देर तक कायम ना रहे। वल्लभ भाई और जवाहरलाल ने नाग मोहम्मद चढ़ाया और गांधी जी ने अपनी तजवीज वापस ली थी। फिर क्या आप अभी अभी चांद से उतर आए कि आपको फिर की खबर नहीं? या आपको मंटों के अफसाने पढ़वाने होंगे ताकि आपको फिर की खबर मिले? फिर हिंदुस्तान बट गया और फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान साहब बखैरियत तमाम हवाई जहाज में बैठकर पाकिस्तान चले गए और वहाँ के हिंदू लीडरान उतनी खैरियत के साथ हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली चले आए। लेकिन शेर खान और चांद अंसारी जो रेल और बैलगाड़ी से पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनका तो आज तक पता नहीं चला। और दीनानाथ और सत्य प्रकाश जो वहां से हिंदुस्तान आना चाहती थी, मुसलमानों ने लाहौर में ही सत्य प्रकाश की आंखें निकाल ली और दीनानाथ अमृतसर में घुसने से 10 मील पहले मारा गया और उसके बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन आज अल्लाह के फजल से वो मुसलमान हैं। कराची में लियाकत अली खान साहब फरमाते हैं कि बस इक्का दुक्का छुटपुट हादसे हुए हैं, उनके अलावा हमारे बाकी सारे हिंदू भाई मजे से हैं। और यहां दिल्ली में वल्लभ भाई गांधी जी को डांट रहे हैं। जी हां मेरे भाई, मेरी नजरों के सामने उन्हें डांट रहे हैं कि आप बिला वजह हमारा अनशन पर उतर आए हैं। क्या हुआ अगर एक आध मुसलमान का कत्ल तल हो गया? कुल मिलाकर हालात तो काबू में है। और इस सूरत हाल में ये खबर भी सुनने को मिली कि दिल्ली के मुसलमान अपने हिंदू भाइयों पर हमला कर रहे हैं और उनके हाथ से कुछ हथियार बरामद हुए। फैसला होता है कि इन हथियारों की निरीक्षण होनी चाहिए। वाह साहब वाह। तो अगले दिन सुबह निरीक्षण का मौका आ जाता है। लॉर्ड अर्ल माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब ने अपने होश हवास में उन हथियारों को देखा। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। दिल्ली के मुसलमानों की वो हिम्मत कि नाखून और सब्जी काटने वाले चाकुओं से वो अपने हिंदू भाइयों को सफाए हस्ती से मिटा देना चाहते। फिर पाकिस्तान से ये खबर आती कि हिंदुओं का कत्ल गारत रोकने के लिए जिन्ना साहब ने फसादियों पर गोली चला देने का हुक्म जारी किया और उन्हीं के भक्तों ने कायद आजम से कातिल आजम कहना शुरू किया। और यहां हमारे प्यारे भारत में गांधी जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप क्यों नाहक इन बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाते हैं? तो उन्हें क्या जवाब मिला कि ठीक है, हम उनका खून नहीं बहाते, आपका खून बहा देते। कोई नाला, कोई गिरिया, कोई बिस्मिल हो गया, उसके उठते ही दीगर को रंगे महफिल हो गया। तुम भी क्या अजीब शख्स हो हुमायूं। कुछ ही दिनों में उसके यहाँ से बुलावा आने वाला है। ये अल्लाह अल्लाह करने के दिन है और आप हैं जो मुझसे ऑल फॉल बकवाते रहते हैं। मैं ही नाकाम और नाकारा निकला कि हिंदुस्तानी मुसलमान को एक इज्तिमा खुदकुशी करने से रोक नहीं पाया। मैंने यहां तक कोशिश की कि दोनों मुल्कों की फौजें एक रहीं, लेकिन इसे एक बचकाना तजवीज कहकर मुस्तरद कर दिया गया।
चलिए बचकाना ही सही, मैं जरा दूर अंदेश हूं ना, इसलिए मैंने ये तजवीज रखी। मुझे खदशा है मेरे भाई, मुझे खदशा है कि आज तो ये दोनों भाई अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन कल कहीं एक दूसरे के दस्त बगरेबान ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत भारी कीमत उठानी पड़ेगी उन लोगों को भी जिन्हें बंटवारे से कोई ताल्लुक ही ना होगा। खुदा करे कि मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात दोस्ताना और खुशनुमा रहें हमेशा। इस दुआया कलमे से, इस दुआया जुमले से अगर मेरी ये किताब खत्म हो जाए तो क्या कहने। पहले अगर नाम लिखवा लिया हो तो अब लिख लें, लेकिन अपनी घड़ी भी तो देखिए, रात के 11 बज रहे हैं। आप और अल्लाह ताला अगर और 2 दिन की मोहल्लत दें तो मैं फाइनल ड्राफ्ट पर एक आखिरी नजर डालना चाहूंगा। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी है गुफ्तार, रखते कोई पैमाना है सहबा मेरे आगे। खुदा हाफिज। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, रखते कोई पैमाना है सहबा मेरे आगे। फिर देखिए अंदाज गुल अफशानी गुफ्तार, फिर देखिए अंदाज अफशानी गुफ्तार, रखते कोई पैमाना है सहबा मेरे हुमायूं हुमायूं हुमायूं। मेरी नहीं, दुरुस्त है दुरुस्त है। फिर देखिए अंदाज हक मगफिरत करे अजब आजाद मर्द था। इस रात के 2 दिन बाद मौलाना इस दुनिया से चल बसे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तवील सफ़र में आपने जो साथ दिया है, वाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूँ ये तालियाँ जो हैं ये मेरे लिए नहीं है, सबसे पहले ये तालियाँ मौलाना आज़ाद के लिए हैं। और मौलाना के बाद एक और आज के मौलाना हमारे डॉक्टर आलम साहब, उन्होंने इस नाटक को लिखा, इसका तसव्वुर किया और इस नाचीज़ को एक ऐसा सुनहरा मौका दिया ये रोल निभाने का और आपके सामने पेश करने का। डॉक्टर आलम साहब
ये 11 या तकरीबन 12 साल से हम दोनों मिलकर ये नाटक पेश कर रहे। दुनिया के हर कोने में हमने पेश किया, लेकिन यहाँ सऊदी में आकर पेश करने का अलग एक मज़ा आया। आप सब जानते हैं कि मौलाना की पैदाइश जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ। तो बहुत खुशी की बात है, और खुशी तो बहुत मामूली लफ्ज़ है। एक अजीब तरह की मसरत इस वक्त हासिल हो रही है मुझे और आलम साहब को भी कि आप लोगों के सामने हमने इस नाटक को पेश किया। और जो नॉर्थ इंडियन फेलोशिप और ब्रदरहुड वाले हैं, हम दोनों नॉर्थ इंडियंस हैं, मैं और आलम साहब, और हम आप लोगों के ख़ास शुक्रगुज़ार हैं। और सर आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं थक भी गया हूँ। अब आलम साहब आप कुछ बोलिए। मेरे पास माइक का बस ये बात भी सही है। ख्वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि चंद मिनटों के लिए अपनी नशिस्तों पे रहें। हम लोग टॉम वॉल्टर साहब, सईद आलम साहब को मोमेंटो पेश करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें अपने नशिस्तों पर। मैं गुजारिश करूंगा हिज एक्सलेंसी कौंसल जनरल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। ज़िया नदवी साहब हमारे पैट्रन तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। मैं माफ़ी चाहूँगा, एक और असली मौलाना यहाँ मौजूद हैं। मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मुनाफिक मौलाना, बिल्कुल मुनाफिक अतर फारूकी साहब, आपके बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। और कल जो हम इमिग्रेशन की लाइन में फंस गए थे, आपके बदौलत हम उस लाइन से बाहर निकल आए। प्लीज़ आप स्टेज पर आइएगा। अतर फारूकी साहब स्टेज पे तशरीफ़। ऐसे कॉम्पिटिशन्स के जो बच्चे विनर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने टीचर्स के साथ यहाँ आ जाएं स्टेज के पास, ताकि कम वक्तों में हम उन्हें भी प्राइजेस देने हैं और दे सकें। फजल भाई, कोई नई शेरवानी तो नहीं है मेरे कौंसल जनरल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि निफ और अपने जद्दा के तमाम लोगों की तरफ से मोमेंटो पेश करें टॉम वॉल्टर साहब को। और ये गिफ्ट हैम्पर है जेडानो और सिग्नेचर वॉचेस की तरफ से, वो भी टॉम वॉल्टर साहब के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा कौंसल जनरल साहब को मोमेंटो दें इस प्ले के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर जनाब सईद आलम साहब। और इनके लिए भी ये गिफ्ट है जिरदानो और सिग्नेचर वॉचेस की तरफ से। बच्चों के नाम हमारे पास हैं और उनके टीचर्स भी जो मेंटर थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक एक करके। मैं मुख्तसर बता दूं, एक इंटर स्कूल ऐसे कॉम्पिटिशन्स मौलाना आज़ाद पे यहाँ कराया गया था, जिसमें 3 विनर्स हैं जिनके आर्टिकल छपे भी हैं सोवेनियर में, और टॉम वॉल्टर साहब के हाथों इन लोगों को प्राइजेस दिए जाएंगे। पहला नाम है मिस सामिया मोहम्मद, क्लास 10, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जद्दा, और इनकी टीचर है मिसेस सादिका तरन्नुम। आप तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। टॉम वॉल्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। इनके प्राइजेस और इन बच्चों के लिए प्राइज के अलावा गिफ्ट हैम्पर्स हैं जिरदानो, जॉय लुकास और सिग्नेचर वॉचेस के स्पॉन्सर्ड गिफ्ट। मिस सामिया मोहम्मद।
जॉय लुकास, जेडानो और सिग्नेचर वॉचेस की तरफ से मिस सामिया मोहम्मद के लिए गिफ्ट हैम्पर्स। मिसेस सादिका तरन्नुम, टॉम ऑल्टर साहब से गुजारिश है कि ये मोमेंटो पेश।